सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनलाइन ब्लॉक तक अपना कंप्लीट किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल नया टॉपिक फ्लैक्स। सो 2014 के बाद से वेबसाइट्स फ्लॉट के थ्रू बनना कम्प्लीटली बंद हो चुकी थी हमारे। आशीष। सो इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद फ्लैक्स। सो फ्लैक्स का काम क्या था कि आपका अलाइनमेंट और पोजीशनिंग का काम काफ़ी इजी हो गया इसके थ्रू। क्या नाम है आपका? अनीश। So CSS Flexbox layout module was introduced to make it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning. तो यानी कि जब हम लोग फ्लेक्सिबल की बात करते हैं यानी कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हम लोग फ्लैक्स को प्रेफर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर फ्लैक्स नहीं आता तो आप रेस्पॉन्सिव अचीव नहीं कर सकते हो। फ्लॉट के थ्रू भी रेस्पॉन्सिव बनती थी। जो भी मैंने आपको एक टेम्पलेट दिखाया था ना, वो फ्लॉट के थ्रू ही दिखाया है। तो अचीव कहीं भी किया जा सकता है, बस करना आना चाहिए। ठीक है, बट इसमें कंपैरेटिवली फ्लॉट काफ़ी आसान है। ठीक है, उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कम करनी पड़ेगी। सो टू मेक द CSS Flex method work, surround the div elements with another div element and give it the status as a Flex container. सो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे कोड के अंदर एक है मेन कंटेनर और उसके अंदर एक और चाइल्ड डिव है, तो हमें मेन कंटेनर को क्या बोलना है? डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपके चाइल्ड कंटेनर में मल्टीपल डिव्स है तो वो क्या होगा, जो आप लोग फ्लॉट लेफ्ट से करते हो साइड बाय साइड, वही काम आपका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देगा साइड बाय साइड वाला। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज़ को। सो हाउ टू यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड अलाइन div एलिमेंट्स साइड बाय साइड। सो क्लिक हेयर। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं, जैसे कि लंदन, ओस्लो, रोम, और हम ये चाहते हैं कि तीनों एक साथ आएँ। सो इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पर? डिस्प्ले फ्लैक्स। और स्क्रीन की विड्थ जो होती है वो होती है 100%। ठीक है, सो 100% को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना आता है वैल्यू? 33.33। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं बात सही है कि नहीं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर पुट किया वैल्यू 33.33%। इसके बाद हमने यहाँ पर एक मेन डिव बनाया जिसका क्या नेम है? कंटेनर। ठीक है, तो ये कंटेनर यहाँ पर अवेलेबल है, इसको हमने क्या दिया? डिस्प्ले फ्लैक्स। सो इससे हुआ ये कि 3 जो हमारे इसके अंदर डिव थे वो क्या हो गए? साइड बाय साइड, यानी कि सब एक दूसरे के पैरेलल कॉल हो गए। अब मान लो मैं अगर ये हटा दूँ तब क्या होगा? चलो ट्राई करेंगे। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और हम यहाँ पर जाके क्या चेंजेस कर देते हैं? ये फ्लैक्स हमने बंद किया तो क्या हुआ? तीनों नीचे आ गए। बट इनकी विड्थ फुल विड्थ क्यों नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की थी कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिव होंगे वो आपके 33.33% होंगे। अगर मैं इसको भी बंद कर देता हूँ तो क्या दिखाई देता है? 100%। ठीक है, तो फ्लैक्स फ्लॉट का काम करता है। ठीक है, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। बट फ्लॉट लेफ्ट के साथ एक कंडीशन क्या आती है कि अगर आप एक को लिखते हो तो आपको उसके नेक्स्ट जितने भी होंगे रिमेनिंग सबको लिखना पड़ता है। फ्लैक्स में ये नहीं करना आपको। दूसरा, इसमें अलाइनमेंट उतना ही आसान है जितना टेबल के अंदर होता है। जैसे टेबल में आपको अलाइन करना है, आप अलाइन लिख देते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, या वर्टिकल करना होता है तो वी अलाइन, टॉप, मिडिल, बॉटम। उतना ही आसान फ्लैक्स के अंदर है। तो यहाँ पर आपको अलाइन अगर करना है तो लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जिसमें आप लेफ्ट के लिए लिखते हैं स्टार्ट, सेंटर के लिए सेंटर रहेगा, राइट के लिए एंड रहेगा। इस तरह से हम लोग चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ब्रॉड एग्जांपल इसके आगे जाके आएंगे। जस्ट अभी हम लोग ये जो टॉपिक सीख रहे हैं वो क्या है? डिव एलिमेंट, कि डिव को हैंडल करने के क्या क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला हमने देखा फ्लॉट एग्जाम्पल, दूसरा हमने देखा फ्लैक्स एग्जाम्पल। थर्ड और जो सबसे ज़्यादा एडवांस है वो है ग्रिड। ग्रिड में क्या है? देखो,
हमने अभी ये सीखा कि अगर मुझे इसको फ्लैक्स करना पड़ा तो ये तीनों डिव एक पेरेंट के अंदर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि ये तीन डिव जो अभी एक के नीचे एक दिखाई दे रहे हैं आपको रो बाई रो न्यू लाइन में। अब मान लीजिए एक आपके पास सेक्शन है जिसमें तीन कॉलम्स हैं, यानी कि लंदन, ओस्लो एंड रोम। इसी तरह से और भी कंट्री हो सकती है, वो डिफरेंट रो में। तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्लैक्स के अंदर जो हमने मेन कंटेनर बनाया था उसके अंदर आपको फिर एक और कंटेनर बनाना पड़ेगा रो के लिए। फिर उसके अंदर आप तीन डिव डालोगे इन सिटीज़ को अचीव करने के लिए। और दूसरी रो में अगर आप बनाओगे तो फिर से आपको एक और डिफाइन करना पड़ेगा। ग्रिड इसी काम में आता है, वो कहता है कि आपको रो बनाने की ज़रूरत नहीं है, रो में खुद ही बना दूंगा। कैसे बनेगा, चलो प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को। सो हमने यहाँ देखेंगे द CSS ग्रिड लेआउट मॉड्यूल्स ऑफर अ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम विद रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। फ्लैक्स में आपका क्या होता है, सिर्फ इस तरह से जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हो तो जो आपके रो वाइज होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपका रो और कॉलम एक ही साथ चलता है इसके अंदर, ये इसके अंदर एडवांटेज आता है। सो मेकिंग इट ईजियर टू डिज़ाइन वेब पेजेस विदाउट हैविंग टू यूज फ्लॉट्स एंड पोजिशनिंग। Sounds almost the same as flex but has the ability to define more than one row and position each row individually. Flex ये नहीं कर सकता, grid ये कर सकता है, ठीक है। बट प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही आती हैं, बस लिखने का लिटिल बिट तरीका बदलेगा। So the CSS grid method require that you surrounded the div elements with another div element and give the status as a grid container and must specify the width of each column. सो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एक मेन कंटेनर बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, ग्रिड कंटेनर। क्या नाम है आपका, युगाद्वर हर्षित कुमार। अभी और भी कोई आया था ना क्लास में, क्या नाम, देवांश खुराना, राइट। सो क्या डिफाइन किया हमने, ग्रिड कंटेनर। ये नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको जो समझ में आए, बट ऐसा नेम रखिए जो बेसिकली आपके आउटपुट को बहुत क्लियरली दिखाए कि बेसिकली हमने किस लिए बनाया। लिखने के लिए आप संता बनता रोहन मोहन सोहन कुछ भी लिख सकते हो, बट आगे जाके कन्फ्यूजन हो क्या फ़ायदा, है ना। तो अगर हम लोग एक ग्रिड बना रहे हैं तो ग्रिड कंटेनर हमने उसको नेम दिया तरीके से। हमने डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह की बार क्या ट्राई किया, ग्रिड। हमने यहाँ पर ये बोला कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और हमने यहाँ पर बोला कि तीनों जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ को 33, 33, 33 में डिवाइड कर दो। एक ही बार में वन गो में तीन कॉलम्स का काम हमने डिफाइन कर दिया। चलिए रन करेंगे एग्जांपल को, क्या दिखाई देता है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे कोड को चेक करने के लिए, क्या मुझे एडिशनल कुछ लिखना पड़ा, ग्रिड कंटेनर के अंदर जो डिव है उनको ऐसा कर दो। ऐसा इस बार नहीं आया ना, बट अगर हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल को अगर गो थ्रू करते जाके तो यहाँ पर आप देखेंगे दिखाई दे रहा है। तो मेरे कोड की क्या हुआ, लेंथ कम हो गई। पहले के केस में मेरे कोड की लेंथ भी बढ़ी। तो देखो किसी वेबसाइट को बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको बनाने में कितना कोड इस्तेमाल हुआ ये एक सेकंड टास्क आता है। अगर आपके वेबसाइट का रिजल्ट मान लो बालाजी ने बनाया और एक दिलनवाज ने बनाया, दोनों का आउटपुट सेम है, बट एक ने कोड जो है 1000 लाइन का लिखा है, एक ने 500 लाइन का लिखा। आउटपुट से मतलब नहीं है हमें, गूगल ये देखता है कि किसने कितना कम लाइन में आउटपुट लेकर आया और जो सही भी हो एथिकली। तो सीधी सी बात है, जिसका कोड कम होगा उसका लोडिंग टाइम भी कम होगा, जिसका कोड ज़्यादा होगा उसका लोडिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। तो तारीफ लंबा कोड लिखने में नहीं है, सही कोड और छोटा कोड, समझ गए। तो आपको समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली, यहाँ पर कोड की लेंथ को देखिए और यहाँ पर कोड की लेंथ को देखिए, है ना, डिफरेंस बहुत क्लियर है। तो इसलिए ग्रिड फ्लैक्स से भी एडवांस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्लासेस। अब ये जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ये जो हम लोग डॉट के साथ डिफाइन करते हैं ये क्लासेस ही होती हैं, ठीक है। और इन क्लास को आप क्या करते हैं, अपने HTML एलिमेंट के ऊपर जाके बाइंड करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए। तो चलिए अब ज़रा इनको इन डेप्थ समझेंगे कि क्लास क्या होता है। So HTML classes attribute is used to specify a class for an HTML element. So multiple HTML elements can share the same classes. मान लीजिए
आपको एक कलर 3 एलिमेंट पर पास करना है, फॉर एग्जांपल रेड कलर, तो आप एक बार डिफाइन करेंगे क्लास डॉट रेड और उस रेड को मल्टीपल एलिमेंट पे पास कर दीजिए, आपका सभी जगह पर रेड हो जाएगा। अब हो सकता है क्लाइंट बोले कि भाई रेड कलर की जगह मुझे पिंक कर दो, तो आप रेड को पिंक कर दोगे तो सभी जगह पर ऑटोमेटिकली पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्लास के साथ बेनिफिट आपको। तो क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, हमने एक सिटी को डिफाइन किया, बट सिटी को हमने बाइंड भी किया नीचे जाके। अब अगर हम लोग प्रीवियस एग्जांपल की बात करते हैं तो हमने इसी चीज़ को अचीव किया था इनलाइन सीएसएस से। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग आउट को रन करें और कंट्रोल यू प्रेस करें तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टाइल इक्वल टू हमने लिखा हुआ है इस तरह से। बट अब ये काम इनलाइन सीएसएस से ना करके हम लोग किसके थ्रू करेंगे, क्लास के थ्रू। ठीक है, तो चलिए, ये हमने देखो ऊपर एक सिटी की क्लास को यहाँ किया डिफाइन, और इस सिटी को हमने तीनों सिटीज़ के ऊपर पास किया हुआ है। तो चलो समझते हैं ज़रा इसको। Class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. It can also be used by a JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. अब आज की डेट में आप लोग नोटिस कर रहे हो काफ़ी साइट्स या एप्लीकेशंस इस तरह से डिज़ाइन किए जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने ऐप का मोड डे या नाइट से डे में चेंज कर लेते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो पहले तो ये चल रहा था, अब जो और एडवांस लेवल आ गया है, यानी कि अगर आपने अपने एंड्रॉयड का जो इंटरफेस अगर डार्क थीम में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐप उसी का लुक एंड फील में आ जाते हैं, डार्क में चलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑटो मोड। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग एक लाइव वेबसाइट के थ्रू अगर देखें तो जैसे ये एक साइट है और यहाँ पर हमने नाइट मोड पर्सनली अपनी चॉइस से एक्टिवेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ तो ये डे मोड में आ जाती है वेबसाइट। अब देखो होता क्या है, ये ऐसी चीज़ें क्यों डाली गई। देखो साइट ऑनर्स या मोबाइल एप्लीकेशंस के जो ऑनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि लोग उनके कंटेंट के एडिक्टेड रहें। अब जैसे आप लोग डिज्नी हॉटस्टार अगर चलाते हो OTT प्लेटफॉर्म में या नेटफ्लिक्स चलाते हो, क्या उनके बैकग्राउंड से लाइट इमिट होती है एप्लीकेशन में? वो डार्क थीम में बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन किए गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर इंगेज रहे। नेटफ्लिक्स की रिसर्च ये बताती है कि नेटफ्लिक्स का पोटेंशियल जो विजिटर है वो रात को 4 बजे तक वेब सीरीज़ देख रहा है बैठ के, उसके बाद वो फिर सोने का सोचता है, तो दिन में करेगा क्या। और नेटफ्लिक्स वाले ये कहते हैं भाई 4 बजे तक जो देख रहा है मैं उसको 6 बजे तक दिखाऊंगा। उसके लिए मैं उन्होंने दूसरा प्लान बनाया। वो क्या है, वो कहते हैं अब हम लोग नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन में गेमिंग का एक्सपीरियंस भी देंगे। अब आप गेम भी खेल पाओगे उसके अंदर। और गेम का एडिक्शन आपको पता ही है कैसा होता है। गेम का एडिक्शन आपके ऊपर इस तरह से काम करता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चे के दिमाग से अगर मुझे खेलना है, जैसे बच्चा कहता है डैडी मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैं उसको ये बोलूँगा अगर बेटा खाना ख़त्म हो गया तो आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। अब उसको पसंद हो या ना हो, वो खाना फटाफट खा लेगा उस चक्कर में। अब जैसे मैं आपकी ईगो को हर्ट करता हूँ, भाई तुम वेब डिज़ाइनर नहीं बन सकते, ऐसा कैसे बोल दिया। तो ऐसा होता है गेम के अंदर, आपका प्लेयर मर जाता है, मर कैसे गया, मैं रात को उठ के दोबारा मारूंगा उसको, और जब तक मारूंगा तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैंने कुछ अचीव नहीं किया। ये है गेम का एडिक्शन। ऐसा ही होता है ना, तो रिसर्च है इसके ऊपर पूरी। तो अब ये लोग इस मॉडल में जाने वाले हैं बहुत जल्द। देखो सीधी सी बात है, एक ना बहुत तगड़ी रिसर्च आई थी, केस स्टडी, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो उसमें क्या था, एक बहुत अच्छा एक वेबिनार हुआ था मार्क जुकरबर्ग की साइड से, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग मेटावर्स में आ चुके हैं। तो मेटावर्स में क्या होता है कि हम रियल वर्ल्ड से निकल के मेटावर्स में चले गए, यानी कि अब आप VR लगाओ और उसकी एक डिजिटल दुनिया अलग से देखो। ठीक है, मुझे उस मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक मूवी आई थी इसके ऊपर बेस्ड, वो नहीं है जिसमें जिसका अभी एक वॉल्वरिन की एक मूवी आई थी, किसके साथ आई थी, डेडपुल। तो डेडपुल में जो करेक्टर आपका, ठीक है, उसका एक मूवी आई थी, और मैं नाम देख लेता हूँ शायद मिल जाएगा। रेनॉल्ड्स मूवीज लिस्ट, ये फ्री गाय।
ये रायन रेनॉल्ड्स नाम है इस बंदे का। तो इसकी एक मूवी देखना, फ्री गाय, ये बेसिकली मेटावर्स के ऊपर ही बनी है, ठीक है। और इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त गई है, 7.1 IMDb के ऊपर। और ये आपका 2021 का बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो इस मूवी को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और यही है एक्चुअल में मेटावर्स, यानी कि आप एक वर्चुअल ज़िंदगी जी रहे हो। तो मेटावर्स के अंदर क्या है कि हमारा खुद का डिजिटल अवतार होता है, जो वहाँ पर जैसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें करते हैं, सेम वैसे डिजिटल वर्ल्ड में आपका डिजिटल अवतार वर्क कर रहा होता है। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे आज हम लोग ऑनलाइन क्लास लें तो हमें क्लास वाला फील नहीं आता, बट मेटावर्स के अंदर हम लोग क्लास ले रहे होंगे तो मैं भी वहाँ पर हूँगा और आप भी वहाँ पर होंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि आप घर से क्लास ले रहे हो, हम सब वहाँ पर अवेलेबल हैं। इंगेजमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? जब VR कभी इंट्रोड्यूस हुआ बहुत पहले, या चलो VR पे भी नहीं जाते, आप लोग 3D मूवी देखते हो थिएटर में, देखी होगी ज़रूर सभी ने। जब मूवी देख के उठते हो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब तक आप थिएटर से बाहर आते हो आपके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, आप सेंसेस भूल जाते हो अपनी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि डेप्थ कितना है किसी चीज़ के अंदर, दूरी कितनी है। सीढ़ी ऊपर पैर रखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपने को समझा रहे होते हैं कि नहीं नहीं सब सही है, ऐसा कुछ हो नहीं, ठीक है। ये होता है बेसिकली साइड इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आप जब 3D कंटेंट बहुत ज़्यादा देर तक देखोगे, खासकर ग्लासेस के थ्रू, तो आपका ब्रेन जो होता है वो कंफ्यूज होने लग जाता है। इसको ऐसा समझो कि आप एक ऐसे स्टिल फ्लोर पर खड़े हुए हो और मैं इस फ्लोर को 3D बना देता हूँ, यानी कि एनिमेटेड। अब नीचे की चीज़ें चल रही हैं तो आपका ब्रेन जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है स्पीड के अंदर, और आप गिर जाओगे उसके अंदर खड़े खड़े, ठीक है। इतना हमारा ब्रेन जो होता है वो स्टिल और रनिंग ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्रिएट करता है। खासकर आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, या कई बार आप कार में या बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता चलता आपका व्हीकल चल रहा है साइड वाला चल रहा है, ठीक है। ऐसा इल्यूजन होता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स है, ये हिंट्स होते हैं कि यानी कि आपका ब्रेन जो है वो कन्फ्यूजिंग की स्टेज की तरफ धीरे धीरे जाने लग रहा है। और ये आजकल खासकर यूथ के अंदर बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है, जो होल डे स्क्रीन के ऊपर रिजर्व है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड आप खत्म करते जा रहे हो ना अपनी, यानी कि जितना स्क्रीन के क्लोज रहोगे आपका ब्रेन ट्रेंड हो रहा है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और खासकर कंप्यूटर और मोबाइल चलाने वाले लोगों की जो आई साइड होती है वो दूर की ख़राब हो जाती है और नज़दीकी ठीक रह जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेंड हो गया इतने ही डिस्टेंस में देखने के लिए, और आप फिर उसके लिए दूर के लिए चीज़ों के लिए फिर चश्मा पहनना स्टार्ट करते हो। तो ये है टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट। सो एक बहुत बड़ा जो सेमिनार हुआ तो मार्क जुकरबर्ग सबको VR पहन के दिखा रहे हैं कि भाई VR पहनो और मेटावर्स एंजॉय करो, लेकिन खुद ने नहीं पहना हुआ, समझ गए, खुद ने नहीं पहना हुआ, क्योंकि जो ड्रग्स बेचता है वो खुद कभी नहीं लेता। अगर वो खुद लेने लग गया तो बेचेगा क्या, पैसा कैसे कमाएगा। तो एप्पल के ऑनर से जब बहुत पहले, जब उनकी डेथ से पहले जब पूछा गया कि भाई आप अपने बच्चे को क्या नहीं देना पसंद करोगे, इसके ऊपर बहुत सारे आपको कंटेंट मिलेंगे, दिस इज़ अ रियलिटी। वो कहते हैं मैं उसको फ़ोन या iPad कभी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने उसको वो दे दिया उसकी लाइफ ख़त्म। क्योंकि जनरली ये लोग जो पैसा कमाते हैं वो ऐसे ही कमाते हैं, दूसरे का बेवकूफ़ बना के। सोशल मीडिया क्या है, यानी कि उसने आपकी लिबर्टी ख़त्म कर दी। आज आपके अंदर इतना अग्रेशन, पेशेंस की कमी क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आज की डेट में लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन रेशियो इतना डाउन है कि वो अपने आप में दुखी है बंदा, जबकि कुछ हुआ ही नहीं। दुखी क्यों है? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर देख रहा है यार वो बंदा है उसकी गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं है, खामा दुखी। अरे भाई किस लिए? तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मीडियम को इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में करो, बट अपने बेनिफिट्स के लिए, ना कि उससे इन्फ्लुएंस होने के लिए। इस चीज़ को अगर डिफरेंस को समझ के चलोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो ये जो चल रहा है आने वाली जनरेशन बहुत खतरे में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एल्गोरिथम को ट्रेंड कीजिए अपने हिसाब से कंटेंट देखने के लिए, ना कि वो जो दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है तो उस तरह का कंटेंट देखना स्टार्ट करो, आपका कंटेंट वही आएगा। और सीधी सी बात है, जब आप ऐसा कंटेंट देखोगे तो आपको इंटरेस्ट अपने आप नहीं आएगा। आप 10 देखोगे, 20 देखोगे, उसके बाद खुद ही बंद कर दोगे। और अगर देखने लग जाओगे कपिल शर्मा या कोई मूवीज़ वगैरह के शॉर्ट्स वगैरह उसके ऊपर, तो फिर आपको तो वो नया नया ला के देता रहेगा, क्योंकि उसे पता चल गया ना कि किस पे मैं इसको लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे आजकल के लोगों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि भाई नींद नहीं आती रात को। मैं उनसे कहता हूँ एक बार किताब पढ़ लो, 10 मिनट में नींद ना आ जाए।
तो बताना मुझे, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप फ़ोन चलाओगे तो नींद नहीं आती। क्यों? उसके पीछे का रीज़न समझो, साइकोलॉजिकल। हमारे आँखों से लाइट जब जाती है ना, तो ब्रेन को ये फील होता है कि दिन निकला हुआ है। जब आप कहीं आउटिंग के लिए जाते हो ना, वहाँ पर जब आप इन गैजेट्स से दूर हो जाते हो, तो आप देखो 8-9 बजे तक आपको नींद आने लग जाती है। तो खासकर शहरों में नए लोग जब अपने होम टाउन जाते हैं, वो 8 बजे तक सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो खुला एरिया, रात जल्दी दिखाई देगी, तो अपना ब्रेन को सिग्नल जा रहा है ये रात हो गई है, सोना है मतलब। ये हमारा डीएनए में कोडेड है चीज़ें। अब यहाँ दिल्ली एनसीआर में क्या था, घर बन गए भाई सब क्यूबिक जैसे छोटे छोटे। अब यहाँ जैसे हम लोग बैठे हैं, लाइट ऑन है। क्या स्कूलों में हमारी लाइटें हुआ करती थी पहले? कुछ नहीं, हम डे लाइट में पढ़ते थे, है ना। आजकल स्कूल्स पूरे एकदम सील पैक, उसमें एसी लगा दिए गए हैं, लाइट्स ऑन है। अब तो आपको पता ही नहीं क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं है। इसी वजह से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो फ़ोन चलाने से इसलिए नींद नहीं आती हमें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। क्लास एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया है और सिटी के नाम से हमने क्लास को डिफाइन किया है। जब भी आप क्लास डिफाइन करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि डॉट मैंडेटरी होगा, बट एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डॉट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं, क्या दिखाई देता है? तीनों में एक ही रिजल्ट है। बेनिफिट, क्लाइंट कहता है यार मुझे टोमेटो रेड जो है ना ये पसंद नहीं आ रहा है, इसको बदलो। आप एक जगह चेंज करेंगे, सभी जगह पर ऑटोमेटिकली चेंजेस आपके अप्लाई हो जाएंगे। आसान है ना। बट अगर ऐसा नहीं होगा, आप अलग अलग लाइन में कोड लिखो, तो यही काम करने के लिए आपको 3 बार चेंजेस करने पड़ते। सो इसलिए इनलाइन पर हम लोग बहुत कम काम करते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, सीएसएस की हम अगर बात की जाए, सो इस तरह से अगर हेड में स्टाइल टैग अगर अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। और अगर किसी क्लास के आगे आपको दिखाई देता है डॉट, तो ये सिटी जो है ये क्लास है। अगर यहाँ पर किसी एलिमेंट का नेम है लाइक पी, तो वो पी एलिमेंट पर वर्क करेगा ओनली। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है डिव, तो सिर्फ डिव एलिमेंट पर वर्क करेगा। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिटी डॉट। तो मैं इसको किसी को भी दे सकता हूँ, चाहे वो पी हो या हेडिंग हो या पैराग्राफ हो या डिव हो, किसी पे भी चलाया जा सकता है इसको। सो क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट। ठीक है, सीधा सा फंडा समझो। So, in the following example, we have two span elements with a class attribute with the value of note. Both span elements will be styled equally according to the dot not style definition in the head section. So, इस बार हमने क्या बनाया? एक नोट के नाम से क्लास बनाया। फॉन्ट का साइज हमने लिखा है 120% एंड कलर किया हो जाए रेड। सो हेडिंग के अंदर हमने जितना पार्ट मेंशन किया हुआ है वो स्पैन टैग के अंदर है, और स्पैन में क्या है? क्लास। और आफ्टर द इम्पोर्टेंट हमने इसको क्लोज किया हुआ है। इसी तरह से हमने वही सेम क्लास पैराग्राफ को भी ऑफर की। तो मैंने अभी जो आपको बोला कि सिटी अगर हमने कोई क्लास बनाई तो मेरी मर्जी मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ उसको। इसी तरह से हम यहाँ पर देखो इसी क्लास को हेडिंग और पैराग्राफ दो जगह पर ट्राई करेंगे और दोनों जगह पर सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हेडिंग का साइज़ बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली लार्ज आएगा, पैराग्राफ का साइज़ छोटा होता है ऑटोमेटिकली छोटा आ रहा है। हमने क्या बोला? जो भी एलिमेंट का साइज़ है उसमें बस 20% बढ़ा दो। तो ये देखो माई कंपेरेटिवली इम्पोर्टेंट सॉरी आपको लार्जर दिखाई देगा। इसी तरह से इंपॉर्टेंट आपको कंपैरेटिवली पैराग्राफ लिटिल बिट लार्ज दिखाई देगा, क्योंकि 20% हमने ज़्यादा रखा हुआ है। टिप, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी HTML एलिमेंट, जितने भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं टिल डेट तक। दूसरा, द क्लास नेम इज़ केस सेंसिटिव, यानी कि अगर आपने नोट लिखा है स्मॉल केस में तो स्मॉल में ही इम्प्लीमेंट होगा। अगर N कैपिटल लिख दिया तो ये एक डिफरेंट क्लास को कंसिडर कर रहा है मीन्स, तो ये काम नहीं करेगा। यानी कि जैसा लिखा वैसा ही इम्प्लीमेंट होगा, उसमें कोई भी आप लेटर के केस में चेंज नहीं कर सकते कि अपर केस लोअर केस सेंटेंस केस कुछ भी चला दोगे। जो मर्जी लिखो वैसा ही कॉल करना है बस, चाहे वो तो अपर केस लिख दो चलेगा। अब कब नहीं चलेगा? सब कुछ सही करने के बाद भी अगर आपने शुरुआत नंबर के साथ की तो बिगिनिंग नंबर से अगर होगी तो नहीं चलता। ठीक है, नंबर आप बाद में लिख सकते हो, नोट 1 नोट 2 नोट 3 एक्सेप्टेबल है, बट नंबर अगर पहले आ गया तो नॉट एक्सेप्टेबल। बात करेंगे द सिंटेक्स फॉर क्लास। टू क्रिएट अ क्लास राइट अ पीरियड, यानी कि डॉट आपको लगाना होगा पहले,
कैरेक्टर फॉलोड बाय अ क्लास नेम जैसे कि सिटी, देन डिफाइन द सीएसएस प्रॉपर्टीज विद इन द करली ब्रेसेस। आप देख सकते हैं करली ब्रेसेस। तो अगर हम यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन करते हैं इस तरह से, तो ये सिटी की क्लास में जो भी प्रॉपर्टी है वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक आप उसको कॉल ना कर दो। बट अगर मैं यहाँ पर किसी एलिमेंट का नेम लिख दूंगा पैराग्राफ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसी फाइल खुलेगी अपना आप जहाँ भी पी होगा उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। सो इसलिए एलिमेंट सेलेक्टर कम यूज़ किए जाते हैं, क्लास सेलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा लंदन, पेरिस, टोक्यो तीनों में हमारा चेंजेस आया। क्यों हुआ है ज़रा ध्यान से देखिए। हमने H2 को ही सिर्फ ऑफर किया था क्लास, और हमने क्या लिखा था यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर हमारा टोमेटो होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, पैडिंग हमारा 10 होना चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीपल क्लासेस। क्या एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं? यस। आपको बस ये ध्यान रखना है सेकंड क्लास के नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, यानी कि जो भी दो क्लास होंगे उनके इन बिटवीन स्पेस लगा के लिखना है। सो HTML एलिमेंट कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। चॉइस इज योर कि आपने 2, 3, 4, 5 कितनी क्लासेस कॉल करानी है। टू डिफाइन मल्टीपल क्लासेस सेपरेट द क्लास नेम विद अ स्पेस। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा क्लास सिटी स्पेस मेन, तो ये दो डिफरेंट प्रॉपर्टी कंटेन कर रहे हैं अपने अंदर। द एलिमेंट विल बी स्टाइल्ड अकॉर्डिंग टू ऑल द क्लासेस स्पेसिफाइड। सो इन द एग्जाम्पल the first H2 element belongs to both the city class and also the main class and will get the CSS style from both of the classes। तो चलिए चेक करके देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो मेन में हमने बोला सेंटर लाइन हो जाए, और पहले वाला जो हमारा सिटी है उसके अंदर टोमेटो रेड कलर, पैडिंग 10 और फंट कलर वाइट होना चाहिए। तो चलो कोड में आके देखो मेन पे क्या लिखा हमने। तो यहाँ पर हमने सिर्फ मेन को ऑफर किया, तो लंदन वाला हमारा पार्ट क्या हुआ, आउटपुट में सेंटर में आ गया, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको सबको नहीं करना हो, तो हमें बाकी को अपनी जगह पर रखना है, सिर्फ लंदन को सेंटर में लाना था, तो इसलिए एक अलग से क्लास बनाइए और यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लासेस। तो वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर पैराग्राफ और हेडिंग के ऊपर हम लोग इसको ट्राई करके अगर देखें तो हमारा दोनों जगह पर काम कर रहे हैं। सो पैराग्राफ और हेडिंग के ऊपर हमने फॉन्ट साइज़ की बात नहीं की, बट हमने बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर की बात की है। तो आपका देखो ये दोनों चीज़ें वर्क कर रही हैं इसके अंदर, प्लस पैडिंग। नेक्स्ट, यूज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। चलिए यहाँ देखते हैं। एक तो मैंने आपको दिखा रहा था कि मोड जो हम लोग चेंज कर लेते हैं वो चीज़, तो जैसे लाइट है तो डार्क कर दिया, और यहाँ पर एक ऑटो मोड है, ऑटो किया तो फिर से वाइट हो गया, है ना, कि डे मोड में आ गया ये। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी विंडो के अंदर थीम एंड रिलेटेड सेटिंग्स का एक फीचर रहता है, और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे तो जैसे कि चूज़ योर डिफ़ॉल्ट विंडो मोड क्या है यहाँ पर, डार्क। चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड क्या है यहाँ पर, लाइट। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखना वेबसाइट ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगी इस चीज़ को। चलिए चलते हैं ज़रा वेबसाइट के ऊपर, क्या दिखता है, डार्क होगी वेबसाइट। सो ये ऑटो मोड इसलिए डाला गया है कि यानी कि यूज़र की जो सेटिंग्स हैं उसको खुद से अडोप्ट कर, समझ गए। अगर मैं मोड यहाँ से बदलता हूँ लाइट, तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि बंदा लाइट मोड में चला रहा है, तो मुझे भी लाइट मोड में एक्टिव होना है। बट अगर इस चीज़ को आप फोर्सफुली ओवरराइड करना चाहें तो दो मोड हमने यूज़र को अलग से भी दे रखे हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये क्या हो रहा है, CSS से ही चेंज हो रहा है, बट ट्रिगर जो वर्क कर रहा है वो JS से कर रहा है, यानी कि जावास्क्रिप्ट। तो चलिए यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, बट यहाँ पर डिफरेंट वाला एग्जाम्पल है, ये वाला नहीं है। ये मैंने आपको इस चीज़ का आंसर दिया जो आपने टॉप में स्टेटमेंट पढ़ा था ना, यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट कहीं पर पॉइंट आया था, सर्च कर लेंगे, ये देखिए, इट कैन ऑल्सो बी यूज बाय जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एलिमेंट्स विद दिस स्पेसिफिक क्लास नेम। तो चलिए
The class name can also be used by JavaScript to perform certain tasks for specific elements. JavaScript can access elements with a specific class name with the get elements by class name. So इस एग्जाम्पल में आप यहाँ देखेंगे क्लिक ऑन अ बटन टू हाइड ऑल एलिमेंट्स विद द क्लास नेम सिटी. सो पहले आउटपुट देखो फिर कोड को आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पर लंदन है, पेरिस है, टोक्यो है. मैं इन तीनों को हाइड करना चाहता हूँ. हो गया. वापस लाना चाहता हूँ. ठीक है. तो मैं टॉगल का एक कंट्रोल लगा दूँ तो टॉगल होके वापस भी आ जाएगा. तो चलो ये काम कैसे किया इसको ज़रा समझिए. इन तीनों एलिमेंट के ऊपर एक ही क्लास है, वो क्या है? सिटी. अब देखो क्या सीन है कि अगर आप इसको स्टाइल नहीं करना चाह रहे हो बट उसको कोई नाम देना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो. ऊपर देख सकते हो हमने कोई स्टाइल डिफाइन नहीं किया हुआ है. ऐसा नहीं कि स्टाइल होगा तभी काम करेगा, नहीं. ठीक है. उसको तो बस इससे मतलब है कि ये वैल्यू मिलनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन के नाम से जो कि यूज़र डिफाइन है, आप कुछ भी रख सकते हो. हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स. अब ये वेरिएबल जैसे कि आप लोग मैथ में डिफाइन करते हो ना किसी भी वैल्यू का रिजल्ट निकालने के लिए, वो चीज़. तो प्रपोज नेम ए बी सी डी जो मर्जी रखो. एक्स क्यों रखा है? क्योंकि एक्स वैल्यू है, मुझे नहीं पता क्या है. तो मैंने एक्स के अंदर लाके स्टोर करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. तो यहाँ ध्यान से देखिए एलिमेंट्स की बात हो रही है, एलिमेंट की नहीं हो रही है. एलिमेंट की अगर बात होती तब आती है बात आईडी की. हम यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं. भाई कहाँ कहाँ पर सिटी लिखा हुआ है ढूंढो. तो हमने क्या बोला, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. क्लास का नेम क्या रखा? सिटी. और हमने यहाँ पर एक लूप चलाया इसके अंदर. हमने क्या बोला, एक वेरिएबल बनाया अगेन जिसकी वैल्यू है 0. और हमने उसको ये बोला उसकी लेंथ जो है जितनी एक्स की लेंथ होगी उतनी लेंथ तक चले और उसमें इंक्रीमेंट करा दो ताकि सारे के सारे सिटीज़ जो हैं वो आके लोड हो जाए आई के पास. अब हमने बोला एक्स के अंदर आई को कॉल करो और स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर दो, नन. तो डिस्प्ले नन से क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंट होगा वो गायब हो जाएगा. ठीक है. और ये देखिए यही हुआ यहाँ पर. जैसे हमने इसको रन किया तो ये बंद हो गया. तो ये बटन कैसे ट्रिगर कर रहा है अब इसको समझिए. तो फंक्शन का नेम क्या था? माई फंक्शन. तो हमने ऊपर एक बटन बनाया. बटन को क्या वाला है, जब यूज़र बटन को क्लिक करेगा यानी कि ऑन क्लिक तो माई फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए. इसलिए ये वाला कोड यहाँ पर इसके ट्रिगर पर वर्क कर रहा है. अभी जस्ट ऐसा ही समझो क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट आप पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी. लेकिन जावास्क्रिप्ट कौन कौन पढ़ेगा ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ. ये डिग्री के उसमें नहीं आता है, ये सिर्फ इन लोगों के उसमें आएगा. बट यू आर लकी कि तुम इस बैच में पढ़ रहे हो तो तुम्हें बेसिक समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअल में करता क्या है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे. अब आता है बात आईडी. The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. So ID का यूनिक के लिए हम लोग काम करते हैं. जैसे कि हम जितने भी क्लास में अवेलेबल हैं, मैं नहीं कहता सबके पैन कार्ड है लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास है. क्या हम में से सभी के नंबर एक दूसरे से मैच करते हैं? सीरीज मैच कर सकते हैं लेकिन लास्ट का नंबर डेफिनेटली चेंज हो. ठीक है. तो यही होता है यूनिकनेस. यानी कि आप कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली है वो अलग होगी, एक नहीं होगी. क्योंकि अगर एक हो गई तो ये नहीं पता चलेगा सस्पेक्ट है कौन. तो बहुत टाइम पहले एक बैंक के साथ ऐसा हुआ था कि उनके कोडिंग के अंदर तो इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हुई तो दो बंदे एग्जाम्पल के लिए बालाजी नाम से थे. अब एक बालाजी पैसा जमा करके जाए, दूसरे बालाजी के अकाउंट में पहुंच जाए, वो निकाल के ले जाए. और समझ जाए पैसा आ कहाँ से रहा और निकाल कौन रहा है, मैंने तो डाला. तो हुआ क्या, आईडी दोनों की सेम हो गई. आईडी सेम मतलब डेटाबेस के अंदर जो डेटा डाला जाता है तो आईडी जैसे होना चाहिए 1 और 2, वो दोनों की 1 1 थी. फिर समझ में आया कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बंदे का एक यूनिक आईडी होना चाहिए. तो जब भी आप कहीं अकाउंट बनाते हो तो एक आपकी यूनिक आईडी कंप्यूटर ऑटोमेटिक बनाता है. और ये कोड लिखोगे तभी बनेगा, अपने आप नहीं बनेगा. तो इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट कोडिंग की लैंग्वेज में. तो जैसे कोई नया बंदा आएगा ऑटोमेटिकली एक नया नंबर उसको असाइन हो जाएगा. तो इस तब जाके प्रॉब्लम समझ में आया कि कोड के अंदर ये बग है जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है. तो बताओ सोचो, एक बंदा अपनी मेहनत करके गाड़ी कमाई ला के डाल रहा है और वो जा रहा है दूसरे के पास और दूसरा उसको निकाल के ले जा रहा है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने नोटिस किया होगा एक बहुत पहले मूवी आई थी चिट्टी 2.0 करके ऐसी थी ना, रोबो. तो उसमें चिट्टी रोबोट दिखाया है. तो वो जब
एक शॉप पर जाता है, वहाँ पर एक बंदा ना अपनी शेव करा रहा होता है। वो कहता है अरे तुम अगर इतने एडवांस हो तो मेरा नंबर ढूंढ के बताओ क्या है। वो कहता है अच्छा नाम बताओ। वो नाम बताता है कि भाई ये नाम है, भाई इस नाम के 16 लोग हैं, ठीक है, इसको और रिफाइन करने के लिए कुछ और बताओ, लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम ये है। तो वो कहता है अब 6 लोग बचे इसके अंदर। फिर कहता है अपना फ़ोन नंबर बताओ 6 में से, ठीक है। तो वो बताता है, तो वो एग्जैक्ट बता देता है ये तुम्हारा एड्रेस है, ये सारी चीज़। अरे बिल्कुल सही आंसर है। तो ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इस तरह से काम करता है। तो मूवी के अंदर जो दिखाया गया वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको इतना लोगों से कनेक्ट करना चाहते थे कि अगर कोई टेक्निकल आईटी पर्सन भी अगर मूवी देखने जाए तो उसको कहने लगे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पिक्चर के अंदर। तो इसको बोलते हैं हाइपर रियलिस्टिक। इसी वजह से वो साउथ में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल वहीं पर है। तो मूवी में कमी कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो बहुत रियलिस्टिक, ये नहीं कि जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बनी, ठीक है, बजरंगी भाईजान, और वहाँ पर पाकिस्तान में दिखाया उनको कि भाई वहाँ से यूट्यूब पर वीडियो वो न्यूज़ चला रहे हैं। पाकिस्तान में तो यूट्यूब चलता ही नहीं, तो कैसे दिखा दिया। यानी कि आपकी रिसर्च में कमी है, आपने बिना सोचे समझे कि ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जिसका कोई सेंस नहीं। अब हम जानते हैं, हम तो सीधे पकड़े भाई पाकिस्तान में यूट्यूब आया कहाँ से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ दिखा रहे हैं यूट्यूब पर तो कैसे पॉसिबल हुआ जब वहाँ है ही नहीं। तो फिर वो बाद में वो जाके चीज़ें अनब्लॉक हुई, क्योंकि ड्यू टू टेरर अटैक वहाँ पर बंद कर दी जाती है इस तरह की चीज़ें। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग किसी की गर्दन काटेंगे और उसके बाद में यूट्यूब पर डाल देंगे लो जी भाई साहब हमने ये कर दी तो वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है बंद होता है। लेकिन जिस टाइम पर वो शूट हुआ था वहाँ पर बंद था। तो कैसे पॉसिबल, तो वो था ही नहीं वहाँ का भाई जाके वहाँ लाओ थोड़ी ना करेगी गवर्नमेंट की, जाओ जी शूट करके ले आओ। तो सारा सेटअप लगाया जाता है। तो चीज़ें जब हम लोग बना रहे हैं तो ये तो देखें कि कौन सी चीज़ का क्या काम है, कौन सी चीज़ कहाँ चलती है। तो इसलिए जब हम लोग हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो वो हाइपर रियलिस्टिक क्यों लगते हैं, और वो टेक्नोलॉजी आने वाले 5 से 6 साल में मार्केट में अवेलेबल भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोटोटाइप पर काम करते हैं, यानी कि फ्यूचर में अपकमिंग गैजेट्स क्या हैं उसको वो लोग लेके चलते हैं। तो जैसे आपकी एक बहुत पहले मूवी आई थी टॉम क्रूज की, मिशन इम्पॉसिबल, उसकी बहुत सारी सीरीज आज तक आती जा रही हैं। तो जब वो फर्स्ट टाइम मिशन इम्पॉसिबल आई तो उन्होंने एक ऐसा गैजेट दिखाया कि जिसको आप ग्लास पे लगा के चढ़ सकते हो। आज की डेट में दुबई के अंदर जो वर्कर्स हैं जो ग्लास क्लीनिंग का काम करते हैं वो वही सक्शंस का यूज़ करते हैं। आज की डेट में बड़े बड़े लोग ग्लास उठा के लेके जाते हैं, ग्लास को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सक्शन कप लगाओ और उठा के ले जाओ। तो टेक्नोलॉजी रियल में आ गई नहीं। तो यानी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेटेंट होने के लिए पड़ी हुई हैं, वो प्रोटोटाइप हैं, और जैसे उनका पेटेंट हो जाता है फिर वो प्रोडक्शन में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये नॉर्मल एक गिलास है, आपके लिए गिलास है, लेकिन जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी वो इसी गिलास के ऊपर डिस्प्ले दिखा सकता है पूरा। आज की डेट में अवेलेबल है। एक ऐसी बहुत ट्रांसपेरेंट फिल्म आती है जिससे आप गिलास के ऊपर जो मर्जी चलाओ। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं जो पूरी ग्लास से उनका फ्रंट फेस डिज़ाइन किया जाए जिसको बोलते हैं फसाड। तो उसके ऊपर क्या होता है, जैसे ना हॉलीवुड मूवीज़, तो उसमें लास वेगास का जब भी सीन आता है सारी बिल्डिंग पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो सब क्या है, यही तो टेक्नोलॉजी है। खुद तुम्हारे यहाँ साउथ ईस्ट में जो पार्किंग में जो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर रात में अगर देखो तो वीडियो ऐड चल रहे होते हैं बिल्डिंग के ऊपर ही। और ये अब से नहीं है, 10 साल पहले से अवेलेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आईडी क्या होती है, यूनिक। तो जैसे मैंने आपको डे टू डे लाइफ में बताया दिया, हर पर्सन की आईडी यूनिक होगी, चाहे वो उसकी व्हीकल आईडी हो, जो मर्जी आईडी हो, है ना। उसी तरह से कोडिंग के अंदर भी आईडी यूनिक रखी जाती है। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि आप अगर कोई नेविगेशन बना रहे हो तो नेविगेशन को कंट्रोल किया जाता है जावास्क्रिप्ट से। जैसे आपको दिखा था मैंने कि जब स्क्रीन छोटी हुई तो आपके जो नेविगेशन थे बर्गर आइकन में कन्वर्ट हो गए, 3 डॉट आ रहे थे, आपने क्लिक किया वो खुल गया, वापस क्लिक किया बंद हो गया, है ना। तो यानी कि जावास्क्रिप्ट वहाँ पर काम कर रही थी उसके अंदर। सो समझिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि आप एक आईडी को किसी दूसरे को शेयर नहीं करोगे, एक ही एलिमेंट पर ही वो लिमिटेड रहेगा। द एट्रीब्यूट is used to point to a specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with this specific ID. अब मान लीजिए कि अगर हम लोग HTML की बात करें सिर्फ, तो एक आईडी मल्टीपल एलिमेंट को शेयर किया जा सकता है, बट आईडी का रोल ही इसलिए आता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट भी लगानी पड़ेगी इन फ्यूचर। तो मान लीजिए कि आपने एक आईडी 2 लोगों को दिया हुआ है, और जब आप कोड पीछे से ट्रिगर कराओगे तो कोड कंफ्यूज देना किसको, तो चलेगा ही नहीं। बट अगर एक के पास होगा तो वो ट्रिगर करेगा, बट 2 को दे दोगे तो काम नहीं करेगा आपका उसके ऊपर।
So the syntax for ID is write a hash character followed by an ID name, then define the CSS properties with curly braces, जो बाकी आप CSS में करते हो. So हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, my header. तो एक हैश टैग हमने यहाँ पर यूज़ किया है. अब देखो क्या है कि हेडर वेबसाइट में एक ही होगा, ऐसा नहीं 2 बार हेडर होंगे, या किसी वेबसाइट के 2 फुटर होंगे, है ना. तो हेडर यूनिक हो गया ना, फिर तो यूनिक हो गया, तो इसलिए हमने उसका हैश टैग लगा दिया. ठीक है. सिटीज़ मल्टीपल हो सकती हैं, जैसे अगर न्यूज़ की बात की जाए तो एक सिटी से मल्टीपल न्यूज़ हो सकती हैं, है ना. तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्लास में हैंडल करते हैं, ना कि आईडी में हैंडल करते हैं. तो चलिए यहाँ पर समझेंगे. हमने हेडर के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़, अपना कलर वगैरह चेंज कराया है और हमने इसको यहाँ पर ट्रिगर करवाया. रन करेंगे तो देखो इसके ऊपर रिजल्ट अपना डिस्प्ले हो रहा है बढ़िया से. अब यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ क्या है, द आईडी नेम इज़ केस सेंसिटिव लाइक अ CSS में जो हमने क्लास पढ़ा. तो क्लास भी जैसा आप लिखते हो वैसे ही तो नीचे कॉल होता है, बस डिफरेंस क्या है, क्लास में क्लास इक्वल टू आता है, आईडी में आईडी इक्वल टू आता है. और डिक्लेरेशन के टाइम पर क्लास में होता है डॉट, इसमें होता है हैश. ठीक है. नेक्स्ट, द आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस. लाइक ऐसा ना हो कि माई स्पेस हेडर लिख दिया तो वर्क नहीं करेगा विदाउट स्पेस. ठीक है. नेक्स्ट, difference between class and ID. A class name can used by multiple HTML element, while an ID name must only be used by one HTML element within the page. एक पेज में एक आईडी एक ही एलिमेंट को दे सकते हो, बट क्लास मल्टीपल एलिमेंट को दी जा सकती है. ये क्लियर रखिएगा चीज़ें. ठीक है. सो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं सिटी और ये हेडर, और इनको हम लोग जब कंबाइन करके आउटपुट देखते हैं तो सभी सिटीज़ क्लास से हैंडल हो रही है, लेकिन हेडर जो है वो हमारा आईडी से हैंडल हो रहा है इसके अंदर. नेक्स्ट बात करते हैं HTML बुकमार्क विद आईडी एंड लिंक. इसको हम लोग जानते हैं एंकर लिंकिंग के नाम से. देखो क्या होता है, बहुत सारे साइट्स इस तरह से होते हैं, जैसे जिंदल ऑटो केयर की बात कर लेते हैं. इस साइट पर आइए. अब आप यहाँ देखेंगे कि जब हम लोग अबाउट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज नहीं खुलेगा, ये वेबसाइट इस सेक्शन पर पॉइंट होगी. आगे अबाउट. या सर्विसेज की बात की जाए तो आप सर्विसेज में आ जाते हैं, या टेस्टिमोनियल की बात की जाए तो आप टेस्टिमोनियल में आ जाते हैं, इस तरह से. तो ये पॉसिबल जो हो रहा है ये आईडी से ही हो रहा है. तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम यहाँ आते हैं आईडी टॉपिक के अंदर और देखिए HTML bookmarks are used to allow readers to jump to specific part of a web page. So bookmarks can be useful if your page is very long. To use a bookmark, you must first create it and then add a link to it. Then when the link is clicked, the page will scroll to the location with the bookmark. So हमने यहाँ पर H2 एलिमेंट को एक आईडी ऑफर किया, क्या है, C4. जब आप इसको ट्रिगर कराओगे तो आप लिखेंगे href में #C4. अब आप इसका ज़रा एग्जांपल देखिए. सो हमारे पास सो मैनी चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. ठीक है. तो पहली चीज़ कि आईडी के साथ अगर आप किसी चीज़ को बुकमार्क कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पेज में स्क्रॉलिंग मैंडेटरी है. स्क्रॉलिंग नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा. ठीक है. तो चलिए, मेरा विजिटर जो है सीधे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर आना चाहता है, तो देखिए हमने क्लिक किया आ गया चैप्टर नंबर 10. इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 पे क्लिक करोगे तो चैप्टर नंबर 4 आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा. चलो कोड पर एक नज़र डालते हैं क्या हुआ यहाँ पर. तो ये तो हो गया हमारे ट्रिगर. ठीक है. लेकिन ये ट्रिगर इसको फाइंड करते हैं, आईडी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यूनिक है, तभी वो वर्क कर रहा है वहाँ पर. सो अब इसका ज़रा मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. जोमेटो वगैरह चलाते हो, जोमेटो में आ जाते हैं और इसको विजिट करेंगे. ऑर्डर ऑनलाइन, और यहाँ पर आप जैसे जाके कोई रेस्टोरेंट का डायरेक्ट नेम वगैरह भी मेंशन कर सकते हो. मैकडोनल्ड्स इंडिया में दिखा रहे हैं, कहाँ तक पकड़ रहे हैं. डिटेक्ट करंट लोकेशन, अलाउ,
ये देखिए डिलीवरी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या एक डाइनिंग आउट और एक क्या है नाइट लाइफ। ठीक है, तो चलो मैकडी हमें यहाँ पर अवेलेबल हो गया इस तरह से। इधर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये हमारा मेन्यू है लेफ़्ट साइड में और ये हमारे आइटम्स हैं। आप लोग फ़ोन में ब्लिंकिट, जेप्टो, कंट्री डिलाइट कोई भी ऐप अगर चलाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि लेफ़्ट में आपके आइकन्स बने होते हैं, उसके अगेंस्ट आपके प्रोडक्ट वगैरह दिख रहे होते हैं। बट आपने नोटिस किया होगा कि वो आप स्क्रॉल करते चले आते हो तो लेफ़्ट में कैटेगरी अपना आप चेंज होती जाती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल फ़ोन पे भी दिखा दूंगा, पहले ज़रा यहाँ देखिए। ऑर्डर ऑनलाइन में हम लोग जाते हैं, जैसे कि टूडेज एक्सक्लूसिव डिशेज, आप स्क्रॉल करिए, देखो कहाँ पर आ गए हम लोग, क्रिस्पी रेंज के ऊपर आ गए हम लोग। चेंज करेंगे व्हाट्स न्यू भी अभी आपका एक्टिव हो जाएगा। हम फिर चेंज करेंगे, क्या आ गया सिग्नेचर, नेक्स्ट नो डील। इस तरह से डेटा चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये काम जो कर रहा है ये कैसे चल रहा है, अब यही चीज़ आप देखो आईडी से भी कर सकते हो। ये सब क्या है यहाँ पर ट्रिगर, और यहाँ पर आईडी लगी हुई है टॉप एलिमेंट के ऊपर। तो मान लो कि आपको रैप सीधे खरीदना है, तो सीधे रैप पर क्लिक किया, रैप स्टार्ट हो गया। तो रैप कैसे आया आप समझ में आया, जैसे उन्हें चैप्टर चला के दिखाया आपको। बट मेरे में और इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने अभी CSS का उसमें इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैं CSS जब लगा दूंगा तो साइड बार में लेफ्ट में लॉक कर दूंगा। जैसे जीमेल, भाई आप जीमेल का कोई भी मेल में जाओ, क्या ये आपके ऊपर नीचे भागते हैं? भाई अगर ट्रिगर ही भगा दोगे तो बंदा करेगा कैसे, फिर वो इतना ऊपर थोड़ी ना जाएगा ढूंढने की भी कहाँ गया इनबॉक्स मेरा। तो ये साइड में लॉक रहते हैं। वैसे ही जोमेटो ने लेफ्ट साइड में उसको लॉक करके रखा हुआ है कि यूज़र का मेन्यू चेंज होता रहेगा लेकिन ट्रिगर अपनी ही जगह पर रहेंगे। समझ आई बात? तो ये चीज़ आप बनाना सीख जाओगे कैसे बनती है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो ये है बेसिक। ये मेरा मेन्यू है, ये मेरे मेन्यू के कैटेगरीज हैं। तो मुझे मान लो रैप में जाना है तो रैप आ गया, मुझे बर्गर में जाना है तो बर्गर आ गया। सीधे आइटम सारे एक इसी तरह से लोड कराओगे आप। अब चलो इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन में ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो या कंट्री डिलाइट कुछ भी चला लेते हैं। तो आप सभी को मेरा स्क्रीन यहाँ दिखाई दे रहा है? चलिए एग्जाम्पल के लिए ऐप ओपन कर लेते हैं। किसी भी उसमें क्लिक करिए तो यहाँ पर देखेंगे आप कुछ आइटम्स इस तरह से अवेलेबल हैं। मान लीजिए हम लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये तो हो गया इस तरह से। अब हमें डिफरेंट तरीके से इसको चेक करना है, तो यहाँ पर आप इधर जाइए, क्लोज करिए इसको, प्रोडक्ट पर क्लिक करिए। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कुछ कंट्रोल है हमारे पास। ठीक है, अब मैं देखो स्क्रॉल करूँगा, मिल्क कोकोनट से निकल के मैं मिल्क प्रोडक्ट में कब आ जाऊँगा आपको पता ही नहीं चलेगा। चेंज हो गया देखो अपने आप, क्या मैंने कहीं क्लिक किया। फिर आप स्क्रॉल करिए, रुक जाइए, कब आपकी दालें वगैरह इसमें आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली कैटेगरी चेंज हो जाएगी। देखो तो समझ में आ रहा है? वही एग्जांपल जो हमने अभी जोमेटो की वेबसाइट पर देखा, सेम वही काम कर रहा है। इसी तरह से अगर आप ब्लिंकिट के ऊपर टेस्टिंग करना चाहें तो यहाँ पर ब्लिंकिट भी मिल जाना चाहिए हमें। यहाँ से हम लोग बैक कर लेंगे, सॉरी, और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट वगैरह में जैसे जाओगे तो आपको चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर कैटेगरीज, आपने यहाँ से वेजिटेबल चूज़ किया। ठीक है, आप स्क्रॉल करिए, जब फ्रेश वेजिटेबल्स की कैटेगरी आ जाएगी ऑटोमेटिकली चेंज करेगा इस चीज़ को। अच्छा, इन्होंने ना अभी रिसेंटली चेंज मारा है, अब इन्होंने ऑल करके एक अलग कर लिया है। जैसे भी कंट्री डिलाइट में ऑल जैसा कोई सिस्टम नहीं है, उसमें क्या होता है इन्फिनाइट स्क्रॉल पर चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर अब ट्रिगर पे चीज़ें काम कर रही हैं आपकी। ये देख रहे हो चेंज हुआ,
टच करने पर, इसमें इन्होंने हटा दिया है इस चीज़ को। तो बट मैंने आपको जो समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया? वापस आते हैं आईडी टॉपिक के ऊपर। अब एक तो हो गया कि हम लोग इंटरनल पेज में बुक मार्किंग कर सकते हैं। अब इस बुक मार्किंग का दूसरा रोल आप कहाँ देखते हो? बहुत सारे लोग किंडल यूज़र हैं। किंडल जो कि अमेज़ोन का बुक रीडिंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, तो किंडल की डेडिकेटेड टैबलेट्स आते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी इनकी आती है, आप अपने फ़ोन में डाल भी सकते हो या फिर आप डिवाइस भी खरीद सकते हो। ये देखो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। इस तरह से इसमें बुक लोड कीजिए और आराम से आपको प्रॉपर एक बुक वाला ही एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे पेज आप पलटते हो वैसे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको पेज फ्लिप करने का इसके अंदर। तो इन्होंने काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक बना दिया इस चीज़ को। एक तो बुक ख़राब होने का, फटने का टेंशन नहीं, अपना इंटरनेट से एक बार कनेक्ट करके डाउनलोड कर लो और आराम से रीड करो। इसमें इन्होंने उतनी ही ब्राइटनेस रखी है जितने में डेटा दिख जाए। ये नहीं कि आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, जो लाइट है वो ग्लॉसी नहीं है, मैट में है, तो आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। आपको अगर रात में पढ़ना है, जैसे रूम में सब सो गए लेकिन फिर भी आपको लेट के चलाना है, एक्सपीरियंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा इस वगैरह के ऊपर। तो इनका इस तरह से डिवाइस आता है। तो जैसा आप यहाँ देखेंगे, पेपर वाइट 11th जनरेशन 8 GB का इनका डिवाइस है। स्टोरेज काफ़ी ठीक ठाक से देते हैं। तो बुक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, एक हमारा जब बुक कोई भी स्टार्ट होता है तो उसमें TOC या TOI होता है, टेबल ऑफ कंटेंट या टेबल ऑफ इंडेक्स। इस बुक में नंबर ऑफ कितने चैप्टर्स हैं। तो ई बुक्स के अंदर खासकर हम लोग क्या करते हैं, बुक मार्किंग कर देते हैं कि भाई पर्सन को सीधे चैप्टर नंबर 4 पर जाना है, वो टैप करेगा 4 पर चला जाएगा। अब अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में कोई बुक पढ़ते हैं तो भाई आपने मान लो एक अच्छा बहुत अच्छा नोवेल आप किसी का पढ़ रहे हो पर्सन का, और आपको वो पेज याद रखना है, तो हम क्या करते हैं, पेज को फोल्ड कर देते हैं। इससे पेज की लाइफ ख़राब हो जाती है। बार बार आप ऐसे कहाँ जहाँ भी आप एंड करोगे हर जगह पर बुक में पेज फोल्ड होने से क्या होगा, बुक की जो थिकनेस इतनी थी वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी, और जब आप उसको सीधा करोगे तो वो ढंग से सीधा भी नहीं होगा। तो बुक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बुक मार्क खरीद के लेकर आते हैं। जैसे डायरी देखते हो उसमें रिबन डाल दिया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग कि भाई कहाँ आपने लास्ट छोड़ा सीधे वहीं से पेज पर लिख लोगे। तो इसलिए अब बुक मार्क का अलग से मार्केट चल रहा है कि 100 200 300 स्टाइलिश बुक मार्क आप अलग अलग खरीद के अपनी बुक के अंदर लगाते हो और यूज़ करते हो। बट डिजिटल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा स्टार दबा देते हैं, ये बुक मार्क है, लिखा रहे बुक मार्क दिस टैब। नेक्स्ट टाइम जब आप इस पेज पर लौटोगे, ये पेज इसी जगह से स्टार्ट होगा, ना कि टॉप से स्टार्ट होगा। हमारे ब्राउज़र में होता है लेकिन हम लोग यूज़ बहुत कम करते हैं। ठीक है, कि भाई आपको जब भी कंटिन्यू करना हो यहीं से हो जाए। दूसरा एक चीज़ और कि भाई मान लो जैसे हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ़ टैब्स खुले हुए हैं, सो आप एक छोटी सी सेटिंग और कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर, सेटिंग्स में जाके कि भाई आपका जब स्टार्ट हो तो वहीं से हो जहाँ पर आप छोड़ के गए थे इसको, चाहे कंप्यूटर शट डाउन ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर अभी मैं अगर इसको बंद कर दूँ, मीटिंग बंद हो गई, सब लोग चले गए इसके अंदर से। अब सोचो अगर मैंने ये ना किया होता तो बड़ी दिक्कत होती। बट अभी क्या है, मैं यहाँ जाऊँगा, सीधे में जाके ऑफिशियल अपना चूज़ करूँगा, सब वहीं से आ गया जहाँ छोड़ा था। फ़ायदा देखो हो गया। अब मैं इनको वहीं से पकड़ लूँगा जहाँ से छोड़ के गया था, तो बस इनको जाके अलाउ करना है। तो समझ में आया बेनिफिट, जो छोटी सी आपको सेटिंग बताई है। तो इससे आपके सारे के सारे टैब वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब ये नहीं सुबह जब आप लॉगिन करोगे तो एक एक करके सारे टैब खोलो, सबको लॉगिन करो, पासवर्ड वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचेगा आपका। अब CSS में पोजीशन फिक्स एक प्रॉपर्टी आती है, उसके थ्रू लॉक होता है। हम पढ़ेंगे उस चीज़ को, बनाना भी सीखेंगे कैसे बनता है। अभी मैं आपको हर एक एग्जांपल को याद रखने के लिए कहाँ वो यूज़ हुआ, लाइव वेबसाइट्स और आपके एप्लीकेशंस में भी साथ साथ कराते चलो, सो दैट कि आप बेटर कनेक्ट कर पाओ कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आईडी में वापस आते हैं।
तो अब यहाँ पर आईडी में आप देखेंगे एक और तरीका है हमारे पास, और ऐड अ लिंक टू बुकमार्क जंप टू चैप्टर 4 फ्रॉम अनदर पेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हम एक ऐसे पेज में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर जब वो स्टार्ट हो तो सीधे चैप्टर 4 से ही शुरू हो। तो जब हम लोग यहाँ से क्लिक करते हो डायरेक्ट वो कहाँ से स्टार्ट हो जाए, चैप्टर 4। तो इसका नीचे का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शायद लगाया कि नहीं, बट मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। आप यहाँ जाइए और यहाँ जाके अगर आप इसको कॉल करेंगे तो देखिए सीधे कहाँ से शुरू हुआ, चैप्टर 4। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। लेट्स से एक हमारे पास साइट है, ये लोड हुआ साइट, ठीक है, इस तरह से। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई इस वेबसाइट पर जाओ और हॉरोस्कोप अपना यहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो बंदे को काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ा ना भाई। आप अगर किसी को कोई चीज़ बताओगे तो आप तो ये एक्सपेक्ट करो सीधे वही मिल जाए जो बताई गई है। मैं इतना क्यों घूमूँ उसके अंदर। भाई आपको अगर मैं बोलूँ नेटफ्लिक्स जाके एक मूवी है उसको देख लो, तो आप ये करो सर उसका लिंक शेयर कर दो, सीधे जैसे क्लिक करें सीधे ऐप में वही खुल जाए डायरेक्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो मैं आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर करता हूँ, ज़रा चला के देखिए कि आप सीधे उसी जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको कि नहीं। आप सभी के ग्रुप में मैंने एक लिंक शेयर किया है, ज़रा फटाफट टैप करो और बताओ चेक करके कि कहाँ से पेज स्टार्ट हुआ। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ करना नहीं है, छोड़ देना, वो अपना आप ही एनिमेट होकर वहीं ले जाएगा आपको। हॉरोस्कोप पे आ गया ना ऑटोमेटिक, वहीं आ गया ना। ये है मैजिक इस चीज़ का दूसरा जो मैंने आपको दिखाया है। तो मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने इम्प्लीमेंट किया इसलिए दिखाया, ठीक है। जो जिंदल ऑटो केयर दिखाया था वो भी मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So using the ID attributes in JavaScript, the ID attribute can also be used by JavaScript to perform some task for that specific element. JavaScript can access an element with a specific ID with the get element by ID. तो अब आपने देखा डिफरेंस। प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इस बार है ओनली गेट एलिमेंट, एस नहीं है क्योंकि आईडी यूनिक होती है। तो हम बात करें गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शंस मेथड्स बनाए गए ये क्या होते हैं, कैमल केस में होते हैं, यानी कि जब भी एक वर्ड से ज़्यादा की बात होगी तो गेट अपने आप में एक वर्ड होता है, एलिमेंट सेकंड वर्ड हो गया। तो सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी वर्ड आते जाएंगे वो सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। इस चीज़ को हमें जावास्क्रिप्ट में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए यूज़ द आईडी एट्रीब्यूट टू मैनिपुलेट टेक्स्ट विद जावास्क्रिप्ट। सो हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले रिजल्ट के नाम से और हमारे पास एक आईडी अवेलेबल है माई हेडर। हम उसको कहते हैं कि भाई उसका मैटर बदल दो जब यूज़र क्लिक कर दे, क्या हो जाए, हैव अ नाइस डे, या तो ऑटोमेटिक हो जाए या क्लिक पर हो। तो चलिए एग्जांपल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं चेंज बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये जावास्क्रिप्ट से चेंज हो सकता है, CSS इसको नहीं बदल सकता। CSS HTML आपको जो भी देगा बना के आउटपुट वो फिक्स होगा, बट जावास्क्रिप्ट उसको इंटरेक्टिव बनाता है ना। आगे देखेंगे जैसे कि आपको अपनी वेबसाइट में कोई मैप इंटीग्रेट करना है, तो आप मैप किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो वो पार्ट। तो हमने यहाँ पर एक मैप अपने वेब पेज के अंदर लगाए हुए हैं, एम्बेड गूगल मैप वाया आई फ्रेम, ठीक है। सो यहाँ पर यूज़र अपनी लोकेशन डाले और नीचे मेरी लोकेशन है, और उसके बाद में जब यूज़र नेविगेट करेगा वो पूरा मैप बन के तैयार हो जाएगा। तो आप जनरली हर एक वेबसाइट के अंदर देखते हो मैप अवेलेबल होता है, वो कैसे लगाया जाता है उसका तरीका समझिए। आपको जाना है maps.google.com और यहाँ पर आपका मैप पूरा लोड हो जाता है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम इस एरिया में अवेलेबल हैं। मैंने ये तो नहीं बताया ना कि मैं कहाँ हूँ, तो वो दिल्ली के अंदर मुझे एज्यूम करा कि मैं इस एरिया में कहीं पर भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरी लोकेशन है। कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना ऊपर देखो, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और जब हम लोग फ्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक और आता है ऑल्टीट्यूड, कि किस हाइट पर आप फ्लाई कर रहे हो। सो बट जब लोग धरातल पर होते हैं तो दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और यही वो आपके कोड्स होते हैं कि मान लो कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन में हैं, खासकर मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इवैक्यूएशन प्लान है,
आप एक ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ से एयर लिफ्ट करना है, तो वहाँ तो रोड तो है नहीं जहाँ पर मिशन चल रहा है, तो सीधे आपके कोऑर्डिनेट्स भेज दिए जाते हैं और एग्जैक्ट उसी जगह पर हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है जहाँ से आपने वो कोऑर्डिनेट्स शेयर किया होगा। तो वो इसी से चलता है। तो जब आप देखते हो जितने भी आपके वॉर सीन होते हैं, तो वॉकी टॉकी होता है उनके पास, उसी वॉकी टॉकी के नीचे जीपीएस भी होता है। आपको जैसी प्लान भी इम्प्लीमेंट करना है, बटन दबाओ, आपके कोऑर्डिनेट्स सीधे चले जाएंगे सैटेलाइट के थ्रू, वो सैटेलाइट से डायरेक्ट काम कर रहा होता है। और आपके कोऑर्डिनेट्स जैसे ही कंट्रोल रूम पहुँचेंगे तुरंत मिशन स्टार्ट, भाई रेस्क्यू करना है। तो एग्जैक्ट टीम वहीं पहुँचेगी जहाँ से वो बटन ट्रिगर हुआ था। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक फ्लेयर ऑन कर देते हैं कि भाई स्मोक निकालो, क्योंकि भी छुपना भी तो होगा ना लोकेशन, क्योंकि अगर आपने हेलीकॉप्टर को लोकेशन दे दी झाड़ियों की तो वो क्रैश कर जाएगा, कहाँ ढूंढेगा भाई वो। तो एक ओपन एरिया, उसके बाद में छुप जाओ, उसके बाद में एक फ्लेयर गन का इस्तेमाल करो या स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करो, फिर स्मोक निकलेगा, उन्हें पता अच्छा वहाँ पर है, तो नियर बाई रेडियस। तो जैसे आप लोग देखते हो जीपीएस की जब लोकेशन शेयर करते हो किसी को, तो उसमें आपने देखा होगा 30 मीटर्स एक्यूरेट व्हाट्सएप पर जब अपनी लोकेशन डालते हो, या 10 मीटर एक्यूरेट, तो जब आप वो चला रहे होते हो जीपीएस अपना व्हाट्सएप के अंदर, तो सैटेलाइट कितना नियर है आपके वो उसके बेसिस पर चलता है। कई बार 100 मीटर होता है, कई बार 50 मीटर होता है, रैंडम होता है। तो जो जीपीएस की सैटेलाइट होती है वो हमेशा मूव कर रही होती है, वो ऐसा नहीं कि डेडिकेटेड एक जगह रुकी हुई है, क्योंकि ऑर्बिट में होती है ना, ऑर्बिट में कुछ चीज़ रुक ही नहीं सकती, वो घूमती रहेगी, स्पिन करेगी तभी रुकेगी, अगर रुक गई तो नीचे गिरेगी। तो आपकी वो रेडियस बदलते रहते हैं। तो ऐसा जीपीएस की एक सैटेलाइट नहीं होती, बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं जो आपको अलग अलग कवर करें। तो एक टाइम में आपकी एक डिवाइस को 18 से 20 सैटेलाइट हैंडल कर रही होती हैं, जिससे आप एकदम कनेक्ट होकर चल रहे होते हैं। और सोचो अगर वो कनेक्शन बीच में चला जाता है तो आपका मोड निकल जाता है, आपका जीपीएस बोलता ही नहीं आपको। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है आपके साथ, अरे यार मैप ने बताया नहीं। तो दो तरह से मैप चलता है ना, एक कि भाई आपके पास विजुअल अवेलेबल है, ठीक है, और एक होता है कि हम लोग लिसनिंग में चला रहे हैं। और जिसके बाइक के अंदर मोबाइल का अगर नहीं होगा लगाने का होल्डर, तो क्या करेगा, सुन के तो चल रहा होगा भाई इतने मीटर के बाद मुड़े, तो आप देखोगे अपने स्पीडोमीटर में कितने मीटर पे मुड़ना है। फिर एक नई टेक्नोलॉजी लाएगी, साइड बाय साइड टर्न इंडिकेटर, यानी कि साइड बाय साइड टर्न में यह है कि आपके डिस्प्ले जो होता है ना, जो आपका स्पीडोमीटर है, उसमें आपके डायरेक्शनल एरो आते हैं बने हुए कि अब मुड़ जाओ। क्योंकि अगर हम लोग स्कूटर पे या बाइक पे जीपीएस सामने लगा के चलेंगे तो ठुकेंगे पक्का, उसको देखोगे सामने देखोगे, तो वहीं पर आपको हिंट आ जाएगा, स्कूटर आपको बोल के भी बताएगा। या फिर अगर आपने हेलमेट पहना है तो उसके अंदर फीचर डाल दिया गया कि वो आपको ऑडियो एक्सपीरियंस वहाँ से देगा, विजुअल एक्सपीरियंस आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब जो है नए जो ईवी व्हीकल्स आए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह, तो उसका उन्होंने पूरा एलईडी पैनल बना दिया, जैसे ओला वगैरह में आप देखते हो, तो वही आपका पूरा मैप उसमें खुल जाता है, अपना देखते रहो चलते रहो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बाकी अब इसके बाद जो भी लोकेशन आप अपनी वेबसाइट में अटैच करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, साउथ एक्स का तो हमने ऑलरेडी डाल रखा है। जैसे आप ये लिखेंगे, देखो उसने पूरी दिल्ली के अंदर ढूंढ के निकाला है प्रीत विहार है कहाँ, वहीं पर आ गए हम लोग। आपने क्या बोलना है, शेयर, शेयर के बाद आप बोलेंगे क्या, एम्बेड, एम्बेड के बाद आप क्या बोलेंगे, कॉपी HTML एंड क्लोज। अब हम अपनी उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाके उस मैप को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी फाइल का नेम क्या है ज़रा ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। तो इस फाइल का नेम है HTML ID। तो HTML ID को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और फाइंड करेंगे आई फ्रेम कहाँ पर है, Ctrl F आई फ्रेम। सो यहाँ पर ये अवेलेबल है अरीना साउथ एक्स, मैं इसको बदल रहा हूँ अरीना प्रीत विहार के साथ। चलिए वेब ब्राउज़र में आते हैं, वापस पेज को रीलोड करते हैं, क्या दिखता है ना। अब ये छोटा सा आ रहा है क्योंकि जब आपने इसको लिया वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि भाई आपको कितना बड़ा लेना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या कस्टम साइज। तो कोई बात नहीं, हमें कोडिंग आती है तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ जाके खुद से बताएंगे कि भाई जो हमारा मैप है उसकी जो विड्थ है वो 100% कर दो। अभी क्या होगा, जब अपन रिलोड करेंगे, ये लीजिए, तो मैप लगाना सीख गए हम लोग एक क्लास में कि कैसे वेबसाइट के कॉन्टैक्ट के पेज पर मैप लगाया जाता है। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियो को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो इंटीग्रेट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पर
जब हम लोग आते हैं तो जैसे अभी एट प्रेजेंट हमने जो लगाया वो मोनार्च का एक ट्रेलर यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नया ट्रेलर लगाना चाहते हैं, जैसे कि हार्ट ऑफ स्टोन, या मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ, वैनम का लगा देते हैं, चलो लेटेस्ट यही चल रहा है। आपको शेयर पर आना है, शेयर में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ से एम्बेड, एम्बेड में आपको आना है और यहाँ से आपको पूरा कोड मिलेगा। क्लिक ऑन कॉपी और इसको जाके आपने अपने यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। कितनी विड्थ और हाइट होगी ट्रेलर की बाय डिफ़ॉल्ट 1280 बाई 720p पर मैं इसको रखना चाहता हूँ HD रेडी। सो रिलोड कीजिए अपना पेज और एंजॉय कीजिए वैनम का ट्रेलर, ठीक है। अब इसको हमने क्यों सीखा, हमारा काम अपने कंटेंट में ट्रेलर लगाना नहीं है। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आप अपनी इंट्रो वीडियोस बनाते हैं, आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, या फिर हो सकता है बीइंग अ बिजनेस ओनर आपने इंटरव्यूज़ किए हो कहीं पर, वो आपका यूट्यूब पर होगा, डेफिनेटली आप अपलोड करोगे तो यूट्यूब पर डालने के बाद आप उसका लिंक लेकर अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दो। इससे फ़ायदा क्या हुआ, यानी कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए 1 GB का स्पेस खरीदा तो वीडियो मेरा स्पेस वो ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो मेरे पेज पर अवेलेबल है लेकिन वो टेक्निकली चल यूट्यूब पर रहा है। इससे आपका पेज का लोडिंग टाइम भी घटेगा और आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव भी हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है एंड यूज़र अल्टीमेटली वीडियो में उलझता है, तो वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आपने अगर अभी देखा था एग्जांपल ली वास्तु, तब आप सोचो कि यहाँ पर 480 वीडियो अवेलेबल हैं इस साइट के अंदर, बट सारे कहाँ से आते हैं। तो मैंने इसके लिए एक ऐसा कोड लिखा है कि सारा का सारा डेटा वहाँ से यूट्यूब से अपना आप इसके अंदर आता रहेगा। बंदे को कंटेंट पसंद आया और देखना चाहता है और देखना चाहता है और देखना चाहता है, इसका कोई एंड नहीं है जब तक 480 वीडियो यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। समझ आए बात, ये चीज़। अब ये 480 वीडियो अगर तुम अपने पास डाल लोगे, कहोगे यार स्पेस खत्म हो गया और ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ कैसे ये काम करेंगी चीज़ें। हाँ जी, कोई डाउट किसी को, बालाजी क्लियर है। सिंपल साइट पर जाना है, कोड कॉपी करना है और उसको पुट करके आना है। तो ये है अपना आईडी। अब यहाँ पर मैंने मैप और इसको यूज़ करा, इसका आईडी से लेना देना क्या है, पॉइंट ये आता है ना। तो देखो सीधी सी बात है, जब आप YouTube से कोई भी वीडियो उठाते हो तो यहाँ पर V इक्वल टू लिखा है, V इक्वल टू मतलब वीडियो इक्वल टू उसकी आईडी क्या है, ये आईडी है ना। और ये आपकी क्या होती है, रैंडम जनरेट होती है बैकएंड से, और यही वो आईडी है जिससे आपका वो डेटा चल रहा है। अगर ये आईडी ना हो तो आपका ये ट्रेलर नहीं चलेगा। तो ये है यहाँ पर आईडी का काम। इसी तरह से जब आप गूगल मैप लगाते हो तो उसमें भी आईडी होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं, डेटा इक्वल टू दिस इज आईडी। तो काफ़ी लेंदी है ना, हमें लेना देना नहीं, लेकिन ये आ इसी रहा है, हमें तो बस लगाने से मतलब है, हमें इसको ज़्यादा इंडेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जब अपने लिए बनाते हैं तो हम लोग मीनिंगफुल बनाते हैं, लेकिन जो ये सर्वर होते हैं ये रैंडम जनरेट करते हैं, इसका आपको कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिना इसके काम भी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्या होते हैं हमारे एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। सॉरी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड नहीं होता इसमें। सो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो खासकर वहीं मिलता है रेलवे स्टेशन पर, समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल लिखा होता है ना। तो हर एक जगह की हाइट को मेजर करके लिखा जाता है, क्योंकि अगर वो चीज़ ना हो तो रेलवे का नेटवर्क ढंग से काम नहीं करेगा, इसलिए हर स्टेशन पर लिखा होता है। अब अगर मुझे ये पता है तो मुझे ये पता होगा कि मुझे ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक जाना है तो मेरी जर्नी में कितना फ्यूल कंज्यूम होने वाला है, क्योंकि अगर आप एलिवेट कर रहे हो हाइट की तरफ, भले से आप प्लेन में हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप हाइट की तरफ जा रहे हो। तो इसी से सारी प्रोडिक्शंस और कैलकुलेशंस होती हैं। क्या कभी सोचा था ऐसा कुछ होता है इसका मतलब,
नहीं पता, है ना। बट ये चीज़ें ऐसे काम कर रही होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं।